प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह सीधे एथेंस से बेंगलुरु पहुंचे और वैज्ञानिकों को चंद्रयान की कामयाबी की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने मिशन मून में शामिल नारी शक्ति को भी सल्यूट किया। मोदी से मिलने के बाद चंद्रयान 3 को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने वाली महिला वैज्ञानिकों ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। We are proud and we have done this. We have for this great success, and Modi ji also he has given a highly inspirited speech. We are already empowered. We want other women, by seeing this, others also to be empowered like us. That is our, so that all the woman power we can bring in the nation. Yes, he gave the landing site named Shiva Shakti, where Shakti he related with the Nari Shakti, so that made us feel very proud, and we are excited, motivated and inspired. So excited actually. You see, we never expected this opportunity we will get. Actually, we never expected that PM will come and wish us, and he has put before us big dreams which we need to achieve actually. अब त्यागी जी, आप देखिए ना कि वो जो शिव और शक्ति का संदर्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, हालांकि संदर्भ तो उन्होंने बाद में समझाया, उससे पहले राजनीति शुरू हो चुकी थी कि शिव नाम क्यों दिया गया, शक्ति नाम क्यों दिया गया, केवल एक धर्म से जुड़ा हुआ ऐसा नाम क्यों दिया गया, जबकि इसका संदर्भ बड़ी क्लियरली मोदी जी ने बताया कि शिव की जब बात होती है तो हिमालय और शुभ की तरफ दृष्टि जाती है, और जब शक्ति की बात होती है तो महिला शक्ति की बात होती है। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक की भावनाओं को जोड़ने की उन्होंने बात की। लेकिन पॉलिटिक्स, देखिए, ये मुझे लगता है कि थोड़ा एक संकीर्ण वो है, नज़रिया है इस चीज़ों को देखने का। अगर हम अपोलो की बात करें तो अपोलो भी एक ग्रीक गॉड है। अल्टेमिस जो अभी जिसके बारे में बात हो रही है वो भी, तो ये एक आपके जो पार्ट ऑफ कल्चर का होता है, उस चीज़ से एक सिविलाइजेशनल जो मेमोरी होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रख के चीज़ों को नाम दिया जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शिव शक्ति को अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से आप जोड़ते हो तो आपका नज़रिया जो है संकीर्ण है, क्योंकि ये तो एक बहुत पुराना, कहें कि इंडिया का, जब उसको हम एक पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं जोड़ते थे, यूनिवर्सल रिलीजन था, तब से वो परंपरा शिव की और शक्ति की हमारे उसमें पार्ट ऑफ कल्चर में रही है। और अगर हिंदू आइडेंटिटी की भी अगर हम बात करें, उस नजरिए से भी देखें तो चंद्रमा है, चंद्रयान है, चंद्र जो है हिंदुइज्म में अगेन एक गॉड है। तो आप इसको इतना अगर आइडेंटिफाई करके एक एक धर्म से देखेंगे तो फिर आप विज्ञान की बात कैसे कहेंगे? बहुत छोटे से में सर आपका टेक। मैं थोड़ा से एक्सटेंड करना चाहता हूँ। एक फैक्ट है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। 2008 में जब चंद्रयान 1 का इम्पैक्टर चंद्रमा पे पहली बार हिट किया था, तो उसको हिट कराया गया था 14 नवंबर 2008 को, और उसका नाम दिया गया था उस पॉइंट का जवाहर पॉइंट। 2000 ऑफ कोर्स हमारा चंद्रयान 2 का जो पॉइंट है वो तिरंगा पॉइंट है, हमारा चंद्रयान 3 का जो पॉइंट है वो शिव शक्ति पॉइंट है। क्या आप देख रहे हैं, हम एक व्यक्ति और एक परिवार के नाम करने से आगे बढ़ते हुए हम राष्ट्र और संस्कृति के पीछे उसका नाम रख रहे हैं। ये ग्रेजुएशन है भारत की सभ्यता में और भारत की अभी प्रेजेंट गवर्नेंस में, और आई थिंक इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अब चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बीच हैं सर, तो अब इनके सवाल भी बड़े लाजिम हो जाते हैं। आपका क्या नाम है और आपका क्या सवाल है? नमस्कार सर, मेरा नाम कनिका अग्रवाल है। मेरा सवाल ये है कि हम इस मिशन के जरिए अर्थव्यवस्था का तो निर्माण कर ही रहे हैं, है ना, तो इस मिशन के जरिए रोजगार का उत्पन्न कैसे होगा, रोजगार निर्माण कैसे होगा? रोजगार के सृजन की बात की जा रही है। सौम्या, देखिए, एक तो इस मिशन का एक मेजर पर्पस था जो हमारा भारत का कैपेबिलिटी एस्टेब्लिश करना। आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, भारत का जो जिसको वर्क हॉर्स लॉन्चर बोला जाता है, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बाहुबली जो भी, बाहुबली महाबली जो भी, बहुत बली जो भी बोले, PSLV। PSLV ऑलरेडी बहुत सारे कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। मतलब विदेशों से जो आजकल आप देखेंगे जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, वन वेव है, स्टारलिंक है स्पेसएक्स का, इसमें हजारों सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है और हजारों सैटेलाइट छोड़ा जाएगा। तो ये जब इकोनॉमी को करेगा, और भारत में एक चीज़ ऑलरेडी शुरू हो गया है, भारत में करीब 6 या 8 ऑलरेडी पहली प्रोमिनेंट छोटा स्पेस स्टार्टअप शुरू हो गया है जो इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। मैंने सिर्फ इसरो कर रहा है ऐसे नहीं है, इसरो को इस काम के, इस सक्सेस के साथ साथ
बहुत सारे स्पेस स्टार्टअप शुरू हुआ है। किसी ने छोटा लॉन्च व्हीकल बना रहा है, किसी ने सैटेलाइट बनाने का देख रहा है, किसी ने कम्युनिकेशन सिस्टम को बना रहा है, ऐसे बहुत सारे। तो हमें देखना पड़ेगा हम कैसे अभी इसरो, क्योंकि पहला जो काम होता है, पहले जो बैरियर होता है जिसको एंट्री बैरियर बोलते हैं, वो कोई प्राइवेट कंपनी आके नहीं करेगा, जनरली करता नहीं है। उसमें गवर्नमेंट को आना पड़ता है ज़्यादा रिसोर्स लेके, रिस्क लेके। लेकिन वो सक्सेस जब एस्टेब्लिश होता है, टेक्नोलॉजी जब आ जाते हैं, तब बहुत सारे छोटे छोटे वेंचर, प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर हो, जॉइंट सेक्टर हो, वो जो आ रहा है उसमें बहुत सारे जो स्पेस का रिलेटेड, सिर्फ आपको इसरो में ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, आप कहीं भी, आप मटेरियल साइंस में काम कर सकते हो, आप ऐसे मटेरियल डेवलप कर सकते हो जो आज का जो रॉकेट केसिंग उससे स्ट्रॉन्गर है, उससे लाइटर है, वो पूरी दुनिया के काम आएगा, वो जॉब जनरेट करेगा। आप ऐसे नोजल डिज़ाइन सीख सकते हो जिसमें आपको थ्रस्ट शायद मार्जिनली बढ़ जाए। नासा ने रिसेंटली एक नया नोजल डिज़ाइन किया, नासा ने किया मतलब किसी न किसी वैज्ञानिक ने किया। हम इस तरीके से समझ सकते हैं बहुत सारे जॉब से स्क्रू से लेकर एक पूरे रॉकेट के डिजाइन तक बहुत सारे संगठन एक साथ काम करते हैं, तब जाकर एक मिशन सक्सेसफुल होता है। इसमें सिर्फ संगठन नहीं है, एक छोटा सा इंडस्ट्री। हाँ, इसमें शायद इस बारी हिंदी में उसको एक्चुअली इंडस्ट्री को संगठन ही कहना चाह रही थी। चंद्रयान में शायद 4 स्टार्टअप का रोल था अभी इस वाले मिशन में जो किया था। और अभी आपने देखा होगा, कल ही मैं न्यूज़ में देख रहा था कि जो भी कंपनीज ने मटेरियल प्रोवाइड किया था इसरो के लिए, जैसे लार्सन ट्यूब्रो का नाम था, इनके शेयर मार्केट जो है, वो शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है एक ही दिन में। तो ये एक देखिए कि किस तरीके से एक जो प्योर R&D अपनी कैपेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए एक मिशन था, किस तरीके से डिफरेंट ऑफशूट्स हैं उसके जो एक निकल कर आ रहे हैं, जो इकोनॉमी को कंसोलिडेट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो फिर रोजगार जो है उसका एज एन ऑफशूट एक्टिविटी वो निकल कर आएगा। 45,000, दिस इज द नंबर, 45,000 जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड बाय इसरो एज ऑफ नाउ इन द स्पेस, एंड जैसा बाय इसरो एंड द एलाइड सेक्टर ना, क्योंकि उसका फॉरवर्ड एलाइड सेक्टर भी है, बैकवर्ड भी है, इनपुट सेक्टर भी है जो चीजें बना रहा है, जैसे चंद्रयान में उन्होंने बताया, प्लस जो हम सैटेलाइट्स डाल रहे हैं उससे जो नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो 45,000 तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे इसरो के कदम बढ़ेंगे, ये 45,000 5 लाख 10 लाख भी हो सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आज की रेट पे स्पेस की जॉब में, सो यू शुड टोटली परस्यू इट, बिकॉज ये एक ऐसा राइजिंग सेक्टर है जिसकी अपॉर्चुनिटी $600 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है अगले 5 साल में दुनिया भर में। नासा का एग्जाम्पल है हमारे पास। नासा का जो भी मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो डिफरेंट स्टार्टअप के थ्रू ही होती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है सर, हमको इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। और कौन आप पूछना चाह रहे थे? जी, नाम के साथ सवाल बताएं। Sir, my name is Aditya. I want to ask about, with the immense success of Chandrayaan-3 that has been launched to the moon, what are your plans for the upcoming projects like Gaganyaan? हिंदी में आप बोलते और अच्छा लगता। ये एक्चुअली जो चंद्रयान मिशन के बाद अब ये सन की तरफ यानी सूरज की तरफ जो हम देख रहे हैं, आज यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही। जी दिनेश जी, आप आदित्य मिशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं? जी, वो गगनयान पूछ रहे हैं। गगनयान, कोई बात नहीं, मैं दोनों के बारे में, वो आदित्य और गगन दोनों के बारे में। आदित्य मिशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मिशन है। होता ये है कि 1859 एक इवेंट हुआ था, कैरिंगटन इवेंट। तो 1859 में जब हमारा हिंदुस्तान में हमारी वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं 1857 लगभग उस समय, तो सूरज पे बहुत बड़े डिस्टर्बेंसेस हुए थे, बिकॉज सूरज जो है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। उसमें जब डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो व्हाट इज कॉल्ड सोलर फ्लेयर, सोलर विंड क्या होता है, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि सूरज के अंदर जो है वो प्लाज्मा है बहुत बड़ी तादाद में एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। वो हाइड्रोजन का जो फ्यूजन होता है उससे क्या कहते हैं हीलियम बनता है, और वो फ्लेयर्स इतने बड़े होते हैं जब वो डिस्टर्ब होता है, फेंकता है, उसको कहते हैं सोलर विंड। सोलर विंड क्या होता है, दे आर चार्ज पार्टिकल्स। वो जब पृथ्वी की तरफ आते हैं और उसकी जो, आप ये सोचिए, आपने फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों की, वो एक गोला दाग रहा है, चलाओ बोलता है तो गोला यूं जाता आगे, और अगर वो गोला जिसको हिट कर गया
चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, इंसान हो, वो तो खत्म है। कुछ इस तरह से वो गोला दागा जाता है। उस समय फॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे फ्लेयर हुए हैं, वो पृथ्वी को हिट नहीं किया है। पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें बचाता है उस गोले से। वो बहुत बड़ा, एक पृथ्वी से भी बड़ा वो फ्लेयर होता है, लेकिन वो हमें हिट इसलिए नहीं कर पाता कि वो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको डाइवर्ट कर देता है, एंड इस तरह हम बच जाते हैं। लेकिन मान लो किसी दिन बहुत बड़ा अगर आ रहा है तो हम कैसे बचेंगे? ये जो चार्ज पार्टिकल्स है दे क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट्स। अब 1859 में तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स था नहीं, ना सैटेलाइट थी, ना इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट था। मान लो वो पेनिट्रेट करके कुछ अगर पृथ्वी पे आ जाता है, या हमारे सैटेलाइट्स जितने हैं, इनफैक्ट हुआ है, बीच में एक आया था तो स्पेसएक्स के करीब 40 सैटेलाइट बर्बाद हो गए, 40। मान लीजिए इतना बड़ा सोलर फ्लेयर आया, तो हम आजकल जो कह रहे हैं ना कि एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक दिन में ठप हो गया। और यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक स्टडी कराई थी यूरोपियन यूनियन में कि अगर एक दिन अगर स्पेस सैटेलाइट की उपलब्धि नहीं होगी, अगर मिलती हमें, तो एक दिन के अंदर कई ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा इकोनॉमी को। ये हिसाब है। तो अगर हमारे पास क्या कहते हैं कि हमें आदित्य हम सूरज के पास भेज रहे हैं, ये देखिएगा कि सूरज की जो डिस्टेंस अर्थ से है वो करीब 16 करोड़ है। मैं आपको यही थोड़ा रोकना चाह रही हूँ सर। मुझे एक बात बताएं कि एक बड़े जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं, अब जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड की नहीं हूँ, तो मैं तो जब इमेजिन करती हूँ कि इतनी ज़्यादा ताप वाला सूर्य, उसके पास आप एक मिशन भेजने का सोच रहे हैं, ये कैसे मुमकिन होगा? हालांकि साइंस तो वहीं से शुरू होती है जहां पे हमारी कल्पनाएं खत्म हो जाती है आम इंसान की, वहीं से वैज्ञानिक काम करता है। मैं वही आंसर आपको कर रहा था कि 15 करोड़ का डिस्टेंस है ये, लेकिन आदित्य मालूम कितनी दूर जाएगा यहां से? मात्र 15 लाख तक जाएगा। 15 लाख मतलब वो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, वहां तक तो कोई चीज जा नहीं सकती। वहां का टेम्परेचर, आउटर टेम्परेचर 5000 डिग्रीज का है उसका, और अंदर का टेम्परेचर तो कई मिलियन डिग्रीज का है। तो आदित्य में भी यही एक रिस्क है। आदित्य, व्हाट इज दिस L1 पॉइंट? लैग्रेंजी पॉइंट 1 है क्या? लैग्रेंजी पॉइंट ये है कि पृथ्वी यहां पर है, सूरज यहां पे है। पृथ्वी अपनी ग्रेविटी से किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, सूरज अपनी तरफ खींचती है। ये दोनों का जब जहां न्यूट्रल बैलेंस हो जाता है उसको लैग्रेंजी पॉइंट बोलते हैं, L1। तो ये है कि यहां पे अगर कोई सैटेलाइट घूमेगी, आदित्य यहीं घूमेगी, हमारा जो टेलीस्कोप वगैरह होता है यहीं से, क्योंकि यहां से आप अगर, हाँ, एक सवाल उठता है कि भाई जब हम सूरज को पृथ्वी की धरती, मैं सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं, अगर मैं, लेकिन अब एक आपसे टारगेट पूछती हूँ, कब तक हम अचीव करने का सोच रहे हैं? वैज्ञानिक वो एक का टाइम फ्रेम अपने दिमाग में क्या लेकर चल रहे हैं? वो तो लॉन्च करने के लिए तैयार पड़ा है, मेरे ख्याल से सितंबर 1 2 को लॉन्च होगा। वीक में जा रहा है वो अभी होने आ रहा है। L1 तो आदित्य L1 सितंबर 1 वीक में, मेरे ख्याल से 26 अगस्त था उसका, 4 महीने लगेंगे उसको पहुंचने के लिए वहां पर। ठीक है, सृजन जी अगला सवाल मैं ले लेती हूँ। ठीक है। माय नेम इज हिमांशु। सो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडिया इज ऑन द मून, इंडीड इसरो ने हमें इतने कम बजट में मून पर पहुंच के बहुत ही गौरवान्वित फील कराया है एक भारतीय होने पर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम एक इसरो की तरफ से ह्यूमन मिशन कब देखने को मिल सकता है हमें? थैंक यू। गगनयान ऑलरेडी प्लान्ड है, क्योंकि सृजन जी को मेरे ख्याल बोलने का मौका चाहिए। नहीं, बोलिए। आई थिंक हम साइंटिस्ट लोग हम इतने जब कभी साइंस की बात होती है तो वी गेट एक्साइटेड, और साइंस की बात बहुत कम होती है, तो अच्छी बात है। गगनयान यानी कि हमारा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाला है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए हेवियर रॉकेट्स चाहिए होते हैं। आप चंद्रयान की तरह उसको 1 महीने तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि इंसान की सप्लाई भी देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की, पानी की, खाने की। तो इट्स अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट। हालांकि गगनयान का जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है, हम शुरू कर रहे हैं। और जो फर्स्ट स्टेज होगी वो ये होगी कि हम कैसे एक ह्यूमनॉइड को, अभी इंसान को नहीं ले आते हैं, एक इंसान जैसी शक्ल जैसा एक रोबोट को हम लेकर के जाएंगे और उसको हम ले जा करके वापस लाने की पहले कोशिश करेंगे फर्स्ट, क्योंकि वापस भी लाना है आपको, सिर्फ आप ले तो नहीं जा सकते, छोड़ तो नहीं देंगे ना, तो वापस भी लाना है। तो ये चीज़ हम अगले 1-2 साल में हम पूरी कर देंगे। मोस्ट ऑफली नेक्स्ट ईयर 2024 में हम ये मिशन लॉन्च कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल होगा वो ये होगा कि कैसे हम लाइव एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के जाएं और वापस ला पाएं। आपको याद होगा कि राकेश शर्मा, विंग कमांडर राकेश शर्मा, वो पहले भारतीय हैं जो स्पेस में गए थे। ऑफकोर्स वो रशियन स्पेस स्टेशन में जाकर के वापस आए थे। जब आप किसी भी एस्ट्रोनॉट को ले करके जाते हैं, एक साइकिल तो ले जाने का होता है, जो मुश्किल साइकिल होता है वो एक्चुअली इसको वापस लाने का होता है।
क्योंकि जैसे ही आप किसी एस्ट्रोनॉट को वापस लाते हैं किसी अंतरिक्ष यान में, धरती का जो वातावरण है उसमें बहुत ज़्यादा घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है और उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपने देखा था कल्पना चावला वाला जो इंसिडेंट हुआ था, वो उसी में छोटी सी एक त्रुटि हो गई थी जिसकी वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। तो इसलिए भारत को वो सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे और उसमें थोड़ा समय लगेगा। और सौम्या जी से वहाँ मैं एग्री करता हूँ कि बजट भी बहुत लगेगा, बिकॉज वी नीड बेटर रॉकेट्स एंड बेटर हीट शील्डिंग। जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है, हम चाहते हैं कि भारत का 2035 तक, थोड़ा समय लगेगा लेकिन 2035 तक, यानी आप लोग करियर में हो गए उस समय, 2035 तक वी विल एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल, जैसे अंतरिक्ष में एक परमानेंट सेटलमेंट होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वैसा भारत का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम वहां बनाएंगे, जिसमें हम कई भारतीयों को 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक वहां रोक सकते हैं और दूसरे देश भी उसमें शामिल हो सकते हैं। वो अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जो ये करने की क्षमता बहुत ही कम देश में, इस समय सिर्फ अमेरिका कर रहा है, वो भी इंटरनेशनल। लेकिन ये केवल एक देश कर सकता है ऐसा भी नहीं है, उसमें बाकी देशों का भी सहयोग चाहिए होगा। जनरली जब भी करते हैं ऐसा, तो ये कई देशों के सहयोग से ही करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूएस, रूस, जापान, चाइना, ये सब लोग शामिल हैं। उसी प्रकार से हम करेंगे, लेकिन लीड हम करेंगे। 2035 में जब हम स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वी वांट टू लीड दैट स्पेस स्टेशन का वर्क। एक पॉइंट मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। एक छोटा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत कंट्री का कोलैबोरेशन है। स्पेस स्टेशन पहले सोवियत यूनियन बनाए थे, बाद में अमेरिका ने बनाया, यूएसए। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिर्फ अकेला नहीं है, अभी 2 है। चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है। पिछले 4 साल से चाइना अपना एस्ट्रोनॉट भेज रहा है, वहाँ रह रहा है और आ रहा है। तो उस हिसाब से चाइना बाकी के साथ शेयर नहीं करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत सारे देश कोलैबोरेट करते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन सर। हाँ, इसमें क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट डे जो स्पीच दिया था, वो पूरे वर्ल्ड को बता रहे थे और वो यही था कि हमने ये कैपेबिलिटी हमारी है और अब इससे आगे के जो मिशन है स्पेस स्टेशन सेट करना, कोलैबोरेट करते हैं। तो आप देखिए कि जो आपके कंट्री के जो हेड हैं, उनके मुंह से ये पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बात जा रहा है। तो कोलैबोरेशन, क्योंकि कैपेबिलिटी हमारी इस्टेब्लिश हो गई, तो ये स्टेटमेंट था इनवाइटिंग द कोलैबोरेशन। क्योंकि जैसा कि अभी बात हो रही थी बजट की, बहुत ज़्यादा बजट चाहिए, तो कोलैबोरेशन होगा तो साइंटिफिक एक्सपर्टीज पूल अप होगी, रिसोर्सेज पूल होंगे। मेरा क्वेश्चन भी उसी कॉन्टेक्स्ट में था सर। आई कैन गिव ओनली 10 सेकेंड्स। एनीवे, ये ऐसा है कि ये जितनी भी बातें यहाँ पे हुई, एक होता है एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज वी नीड। तो स्पेस मिशन में क्या होता है, एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोनॉट की जान, राइट फ्रॉम द लॉन्च। जब वो लॉन्च पैड पे है, मान लीजिए लॉन्च पैड पे कुछ हादसा हो जाता है, तो क्या करोगे? ऐसा हुआ है कि रॉकेट एक्सप्लोड कर गया, तो उसके अंदर हमने एक टेस्ट किया है पैड रेस्क्यू सिस्टम। वो क्रू मॉड्यूल में बैठा है, नीचे देखा आग लगी है, ब्लास्ट हो रहा है, तुरंत एक क्या कहते हैं कि रॉकेट, उसको छोटा रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर ऊपर जाएगा ऊपर, और वहां से फिर वो एस्ट्रोनॉट वहां पे पैराशूट से वो उसको दूर मिग में, जैसे मिग में होता है ना। जी, दरअसल ये जो चर्चा है ना त्यागी जी, मैं सभी आप मेहमानों से कहना चाहूंगी, ये चर्चा भी अंतरिक्ष जितनी ही विशाल है और एक से दूसरा सिरा इसमें जुड़ता चला जाएगा। लेकिन आज की तारीख में वाकई में हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का सत्कार करने की है, उसका बार बार उसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वो कह रहे हैं कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तक लेकर आना है, और उसमें हमारे वैज्ञानिकों की भूमिका क्या होगी वो भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और एक शानदार चर्चा के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।